प्यारे बच्चों नमस्कार, आपकी जितु भैया फिर से आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर पे। और हम बात कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स के बारे में। चैप्टर चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर 10 तरंग प्रकाशिकी यानी वेव ऑप्टिक्स। और बच्चों ये है उसका लेसन नंबर 9। तो बच्चों 8वें पार्ट के अंदर ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर दिया था एक टॉपिक जिसका नाम था रिजॉल्विंग पावर यानी विभेदन क्षमता। उस विभेदन क्षमता के अंदर हमने ये पढ़ लिया था कि भाई दो ऑब्जेक्ट हैं, वो दो ऑब्जेक्ट या दो वस्तुएं बहुत दूर हैं और हमें कभी कभी ऐसे लगने लग जाता है कि वो दो वस्तुएं क्या है, बिल्कुल एक ही हैं, समान ही हैं। मतलब हम उनको विभेदित नहीं कर पा रहे हैं, रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे वस्तुएं पास में आती है फिर वो क्या होने लग जाती है, दोनों अलग अलग वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, तो वो न्यूनतम दूरी जब दोनों वस्तुएं क्या हो जाए, एक दूसरे से पूरी तरीके से रिजॉल्व हो जाए या हम ऐसा बोल सकते हैं विभेदित हो जाए, उसको अपन क्या बोलते हैं, विभेदन सीमा। और उस विभेदन सीमा के उल्टे को यानी व्युत्क्रम को अपन क्या बोलते हैं, विभेदन क्षमता। ये हमने पढ़ा था। हमने टेलीस्कोप यानी दूरदर्शी के लिए विभेदन क्षमता निकाल दी थी। और बच्चों आज का हमारा गोल है सूक्ष्मदर्शी के लिए विभेदन क्षमता ज्ञात करना। तो बच्चों देखते हैं आज का हमारा गोल क्या है। आज का हमारा गोल है सबसे पहले एक न्यूमेरिकल करेंगे अपन, उदाहरण संख्या 10.6। जो हमने लास्ट क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था विभेदन क्षमता का 1.22 लैम्डा अपॉन 2a, ये वाला जो फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था इसका यूज करके अपन उदाहरण संख्या 10.6 करेंगे। फिर सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता पढ़ेंगे जैसा मैंने आपको बोला। फिर किरण प्रकाशिकी वैधता, कहां पे वैलिड है हमारा किरण प्रकाशिकी, कहां तक रे ऑप्टिक्स वैलिड है, कहां वेव ऑप्टिक्स चालू हो जाता है, वो अपन पढ़ेंगे। और लास्ट में अपन देखेंगे 10.7 जो है हमारा क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। 10.6 एग्जाम्पल है, आप लोग आराम से रीड कीजिए, कुछ ट्राई कीजिए, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, चलो आई होप सबने ट्राई किया होगा। मान लेते हैं कि किसी तारे से 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश आ रहा है, मतलब एक स्टार है बहुत 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 दूर है और उससे कितने तरंग दैर्ध्य का प्रकाश आ रहा है बच्चों, 6000 एंगस्ट्रॉम। बच्चों एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 की घात माइनस का 10। सॉल्व करोगे 6 गुणा 10 की घात माइनस का 7 हो जाएगा, क्योंकि 3 जीरो इस माइनस 10 को खा जाएंगे तो हमारे पास -7 आ जाएगा। अब बच्चों इसके साथ अपने को बोला है कि सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा यानी हमें रिजॉल्विंग लिमिट निकालनी है। अगर हमारे अभिदर्शक लेंस का व्यास 10 इंच है, मतलब जो लेंस अपन यूज कर रहे हैं उन स्टार्स को देखने के लिए, जिसको अपन ने लास्ट क्लास में 2a बोला था, वो 2a बच्चों में कितना दे रखा है, 100 इंच। लेकिन ऑब्वियसली बात हम इंचेस में बात थोड़ी ना करते हैं, तो मीटर सेंटीमीटर में बात करते हैं। तो बच्चों 100 इंच के अंदर 254 सेंटीमीटर होते हैं, क्योंकि हर एक इंच जो होता है वो 2.57 सेंटीमीटर के बराबर होता है। एक जो इंच होता है, एक इंच 2.54 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो हमें 100 इंच चाहिए था तो हमने 100 से गुणा कर दिया। ठीक है, आप चाहो तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, तो आप इसको 100 से भाग दे दो या 10 की घात -2 से गुणा कर दो, एक ही बात है। तो हमें 2a का भी मान मिल गया। अब विभेदन सीमा का फॉर्मूला जो अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, विभेदन सीमा, क्षमता नहीं सीमा, तो विभेदन सीमा रिजॉल्विंग लिमिट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिजॉल्विंग लिमिट। तो बच्चों जो रिजॉल्विंग लिमिट का अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था वो पढ़ा था 1.22 लैम्डा अपॉन 2a। और याद होगा सबको, हमने 2a को 1.22 से काट के 0.61 लिख दिया था। तो हमारे पास 2a का मान सीधा है, इसलिए अपन सीधा रखेंगे। तो 1.22 एज डिस इंटू लैम्डा का मान है 6 गुणा 10 की घात माइनस का 7, नीचे हमारे पास है 254 गुणा 10 की घात माइनस का 2। ठीक है बच्चों, यहां तक तो पहुंच गए अपन। अब क्या ये 6 से ही कैंसिल हो जाता है क्या, हो तो जाता है, हो जाता है। तो देखो 6 चौक 24, नहीं पॉइंटों में आएगा, डेसिमल में आएगा, मतलब पॉइंटों में आएगा। तो आप एक काम करें, जितना कट रहा है उसको काट दें, ये 3 और ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और ये 2 सत्ते 14, ये तो कट गया। ठीक है, अब इसको पहले तो ऊपर ले जाते हैं अपन, तो ये ऊपर गया, तो हमारे पास हो गया 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 गुणा 10 की घात माइनस का 2 प्लस का 2 अपॉन 1 2 7। ठीक है,
सॉल्व करो, 3.66 गुणा 10 की घात माइनस का 5 अपॉन 127। और बच्चों जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमें क्या मिलेगा, केएलसी से मैं करके बता देता हूं, बाकी बच्चे आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा जो भी आपका आंसर आ रहा है। तो आप लोगों के सामने ही मैं केएलसी यूज कर रहा हूं। सर बच्चे बोलेंगे सर हमारे पास एग्जाम में केएलसी थोड़ी ना होगा। इसका माना 0.0288। ठीक है, तो देखो मैं अप्रोक्सीमेटली वैसे बता देता हूं, 127 दूनी 54 होता है, मतलब 2 बार भाग जाएगा, 254 आ जाएगा, 2 बार तो जाएगा। ठीक है, तो इसका लगभग मान मैं लिख देता हूं, इसका मान आ रहा है 0.028। ठीक है, गुणा 10 की घात माइनस का 5, 2 पॉइंट को यहां शिफ्ट कर दो तो 2.8 गुणा 10 की घात माइनस का 7। ठीक है ना, इसका कोई मात्रक फात्रक मत लिख डालना कि बोले सर मात्रक लिख दिया हमने, इसका मात्रक नहीं होता। ठीक है, विभेदन सीमा और विभेदन क्षमता दोनों का ही मात्रक नहीं होता। हाँ, बट हमें वैसे लिखना है मात्रक, क्योंकि हम एंगल की टर्म से बात कर रहे हैं तो हम रेडियन लिख देंगे बस। तो बच्चों इसका मात्रक क्या आएगा हमारे पास, इसका मात्रक आएगा रेडियन। ठीक है ना, इसका मात्रक हमारे पास आ जाएगा रेडियन, कोण क्या है इसलिए। तो आई होप सबको बात क्लियर हो गई होगी। तो इस क्वेश्चन का आया 2.8 गुणा 10 की घात माइनस का 7 रेडियन। ठीक है, ये कोण का मान हमें मिल गया है। चलिए, तो आई होप बच्चों को यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। तो अपन आप आज के नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं बच्चों, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता। अब बच्चों सूक्ष्मदर्शी का काम क्या है, सूक्ष्मदर्शी का काम है कि बहुत पास दो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट हैं, मतलब बहुत क्लोज हैं वो लोग और हमारे बहुत पास में हैं। तो इस बार हमारे पास जो वस्तु है वो अभिदर्शक लेंस के काफी पास होगी। पिछले वाले केस में जो हमारी वस्तु थी वो अभिदर्शक लेंस से बहुत दूर थी। ठीक है, तो आई होप सबको याद होगा कि दो वस्तुएं हुआ करती थी। ठीक है ना, और ये हमारा ऑब्जर्विंग पॉइंट होता था, हम यहां से देखते थे आंखों से, है ना, काली काली आंखों से। और ये काली काली आंखें जो हैं इस पर ये कुछ कोण बनाता था इस तरीके से। ठीक है ना, इन दोनों के बीच की कुछ दूरी हुआ करती थी, इस दूरी को अपन विभेदन सीमा बोलते थे, मतलब ये रिजॉल्विंग लिमिट है हमारी और ये रिजॉल्विंग एंगल है हमारा। ठीक है, विभेदन कोण है हमारा थीटा। तो आई होप सबको ये बात क्लियर होगी। और जैसे जैसे वस्तु दूर जाती जाती कोण का मान और छोटा होता जाता है, और एक टाइम ऐसा हो जाता है कि दोनों वस्तुएं हमें एक ही जैसी दिखाई पड़ने लगती है। ठीक है ना, जैसे जैसे दूर जाएगा वैसे वैसे इस कोण का मान भी क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों एक दूसरे के अंदर मर्ज हो जाएगी, मिल जाएगी, तब हमें ऐसा लगेगा कि वस्तु जो है वो क्या है, एक ही है, मतलब प्रकाश एक ही स्रोत से आ रहा है, ऐसा हमें लगेगा। रियलिटी में ऐसा नहीं होता। और जैसे जैसे पास आती है वैसे वैसे हमें समझ आता है यार ये तो दो अलग अलग वस्तु हैं। फॉर एग्जाम्पल ये बुक है मेरे सामने, मैथ की बुक है। इस मैथ की बुक पे देखो काली काली शाही में लिखा हुआ है ना, अगर मैं उसको दूर वॉल पे चिपका दूं जाके और मैं पढ़ने की कोशिश करूं, मैं बोलूंगा मेरे से तो ना पढ़ा जाएगा। मुझे तो ऐसा लगेगा, ऑल तो मेरे बैटरी लगी हुई है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ एक व्हाइट कलर का पेपर है, उस पर ब्लैक कलर का डॉट 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 कुछ बना हुआ है, पर पता नहीं क्या बना हुआ है। तो विभेदन सीमा का मतलब क्या है कि दो वस्तुओं के बीच की वो न्यूनतम दूरी, ताकि आप उन दोनों को अलग अलग स्रोत कंसिडर कर सको, उसको अपन विभेदन सीमा बोलते थे, और इसका उल्टा विभेदन क्षमता होती थी। लेकिन क्योंकि हम सूक्ष्मदर्शी के बारे में बात कर रहे हैं तो वस्तु हमसे दूर नहीं है, वस्तु हमारे बहुत पास में है। तो हम सब जानते हैं, अगर मैं एक सिंपल हम माइक्रोस्कोप के बारे में बात करें, सूक्ष्मदर्शी के बारे में, तो सूक्ष्मदर्शी में आप सबको पता है एक अभिदर्शक लेंस होता है। और मान लो जो वस्तु है हमारे पास में रखी हुई है, मतलब ऑब्वियसली पास की चीजों को देखना है, तो यहां पे वस्तु रखी हुई है। ठीक है, और ये बच्चों इसका एपरेचर, एपरेचर का मतलब हो गया इसका द्वारक। तो ये जो द्वारक है बच्चों उसको बोल देते हैं अपन बड़ा वाला डी, और मान लो ये जो कोण बन रहा है उसको बोल देते हैं अपन बीटा। फाइनल कोण बनता था ना, ठीक है, उसको बीटा बोल दिया। तो बच्चों अगर यहां से मैं 10 बीटा निकालू, क्योंकि देखो ये पूरा डी है, तो बच्चों आधा कितना हो गया, d/2, तो इसमें 10 थीटा दिख रहा होगा सबको। अच्छा, मैं मान लेता हूं कि वस्तु कहां पे रखी हुई है, f पर। अच्छा, इन जनरल क्योंकि अगर हमें रियल इमेज प्राप्त करनी है, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करना है, तो वस्तु को f से थोड़ा सा दूर रखेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा। ठीक है, और अगर हमने f पर रखा तो हमें उसका वास्तविक प्रतिबिंब मिलेगा, लेकिन बहुत बड़ा मिलेगा। तो मान लेते हैं कि वस्तु को अपन ने कहा रखा है f पे, बड़े वाले f पे, तो इसकी फोकस दूरी हमारे पास हो गई स्मॉल f।
तो बच्चों अगर मैं यहाँ पे 10 बीटा लगाऊंगा तो बच्चों किसके इक्वल हो जाएगा, d/2 अपॉन f, यानी 10 बीटा का मान हो गया हमारे पास d/2f। तो हमें मिल गया 210 बीटा इज इक्वल टू d/f। अब बच्चों होता क्या है, वैसे तो कोई परेशानी नहीं हो, लेकिन अगर हमारा ये जो अपन जो भी स्रोत हमारा है, अगर वो स्रोत काफी छोटा हो जाए, जैसे मान लो अगर प्रकाश किसी बहुत छोटे से हिस्से से आ रहा है, तो मतलब जो भी स्लिट हमें मिल रही है अगर वो बहुत छोटी है, तो उससे आने वाला प्रकाश जो है ना, वो किसी एक पार्ट को इल्यूमिनेट करने के बजाय, मतलब किसी एक पार्ट को इस तरीके से दीप्त करने के बजाय एक बहुत बड़े पार्ट को दीप्त कर देता है, मतलब उसका क्या हो जाता है, प्रकीर्णन हो जाता है, उसका क्या हो जाता है, प्रकाश का विवर्तन हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, प्रकाश का विवर्तन हो जाता है। सेम चीज यहां पर भी होती है। तो जब हमारे सूक्ष्मदर्शी के बारे में अपन बात कर रहे हैं, तो सूक्ष्मदर्शी में भी इससे निकलने वाला जो प्रकाश है, इससे जो प्रकाश निकलेगा उससे हमें सेंटर के ऊपर एक ब्राइट फ्रिंज मिलेगी कुछ इस तरीके से। ठीक है ना, इसको अपन केंद्रीय उच्चिष्ट बोलते हैं। थोड़ा सा कलर कर देता हूं मैं। ठीक है, ये हमें केंद्रीय उच्चिष्ट मिल गया क्योंकि प्रकाश का क्या हो गया, विवर्तन हो गया। तो इससे जो कोण हमारे पास बन रहा है ना, वो कितना बच्चों, थीटा। इससे जो कोण बन रहा है वो क्या हमारे पास, थीटा। अच्छा, इसके आसपास क्योंकि विवर्तन हो रहा है तो हमें और भी वो मिलेगी रिंग्स। पहली रिंग हो गई हमारे पास, दूसरी रिंग हो जाएगी, इससे तीसरी, चौथी, पांचवी, से बहुत सारी होगी। हमें तो केंद्रीय उच्चिष्ट से मतलब है। तो बच्चों क्या हो रहा है, ये थीटा का अगर मुझे मान निकालना तो वो मैं कैसे निकालूंगा वो देखते हैं। मान लो कि हमारा जो अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है वो कितनी दूरी पर बन रहा है बच्चों, v दूरी पर बन रहा है। ठीक है ना, वस्तु रखी कहां पर थी, f दूरी पर। तो अगर मैं इसका मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन निकालूंगा तो बच्चों मुझे आवर्धन कितना मिलेगा, आवर्धन मैग्निफिकेशन मुझे मिलेगा v/f। ठीक है, तो हमने ये निकाल दिया, 10 बीटा का मान अपन ने निकाल दिया और हमने आवर्धन निकाल दिया। अच्छा बच्चों, एक चीज और है कि कितने एरिया को ये देख सकता है, तो इतने एरिया को दे सकता है। अगर मैं टोटल कोण के बारे में बात करूं, यहाँ पे एक कोण दिख रहा होगा सबको, तो यहाँ पे जो टोटल कोण बन रहा है ना, उन दो वस्तुओं से, भाई यहाँ पे एक्चुअली दो अलग अलग वस्तुएं रखी हुई है और दो वस्तुएं काफी क्लोज है। ठीक है ना, उन्हीं दो वस्तुओं के बारे में अपन बात कर रहे हैं जो काफी क्लोज है और हम उसको माइक्रोस्कोप से देखना चाहते हैं। तो उनसे जो अधिकतम कोण बन सकता है इस अभिदृश्यक लेंस पर, वो कितना बनेगा, वो बनेगा 2 बीटा अधिकतम। ठीक है, अब बच्चों बात करते हैं हम हमारी जो इमेज बन रही, जो प्रतिबिंब बन रहा है उसके बारे में। तो जो प्रतिबिंब का आकार है बच्चों कितना होगा, जो प्रतिबिंब इसने बनाया है उस प्रतिबिंब का आकार होगा v थीटा। ठीक है ना, v थीटा। अब थीटा बच्चों क्यों लिया अपन ने, क्योंकि यहां से जो हमें प्रतिबिंब मिलेगा, मिलना तो एक स्ट्रेट लाइन चाहिए थी, लेकिन इस तरीके से प्रकाश फैला, उसका विवर्तन हुआ, तो विवर्तन का अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था λ/d, क्योंकि हमने स्रोत की लंबाई कितनी डी लिए, इसलिए हमने कैपिटल डी लिखा है। लेकिन होना तो ये चाहिए था, लेकिन कुछ ऑप्टिकल करेक्शन करने के बाद, कुछ प्रकाशिक संशोधन करने के बाद, ये जो हमें फॉर्मूला मिलता है, जो हमने लास्ट क्लास में यूज किया था, वो क्या होता है, लैम्डा होने के बजाय 1.22 λ/d होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन थीटा का वही मान यूज करने वाले हैं। थीटा का मान हो जाएगा v 1.22 λ/d। ठीक है ना, ये हमें मिल गया प्रतिबिंब का आकार। अब मैं क्या निकालना चाहता हूं, मैं निकालना चाहता हूं इसकी विभेदन सीमा। तो बच्चों विभेदन सीमा किसके बराबर हो जाएगी, जो आपका प्रतिबिंब का आकार है आप उसको मैग्निफिकेशन से भाग दे दो, आपको मिल जाएगी उसकी विभेदन सीमा। तो देखो कितनी आई, v 1.22 λ/d बटा m। और बच्चों m का मान ये रहा, v/f अपन रख देते हैं, तो देखो कितना आएगा 1.22 λ/d और ये v/f। ठीक है, तो ये v से आपका v कट गया बच्चों, और ये आपका f का चला गया ऊपर, f का चला गया आपका ऊपर, तो हम लिखेंगे 1.22 λ/f/d। ठीक है ना, ये हमारे पास है विभेदन सीमा।
ठीक है ना। ये हमारे पास क्या बच्चों, विभेदन सीमा। विभेदन सीमा मतलब ये हमारी रिजॉल्विंग लिमिट। ये जो हमारे पास आया ना, ये हमारे पास रिजॉल्विंग लिमिट है 1.22 लैम्डा, ठीक है ना। ये हमारे पास इसका आकार है, मतलब जो उन दोनों वस्तुओं से जो भी प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, उससे जो भी विवर्तन उत्पन्न हुआ ना, उसको अपन क्या बोल रहे हैं, उसकी रिजॉल्विंग लिमिट, ठीक है। अच्छा, थोड़ा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि मैं कहना क्या चाहता हूं, क्या है इस रिजॉल्विंग लिमिट का मतलब, समझो। मान लो ये दो वस्तुएं हैं, ठीक है ना, ये बिल्कुल कॉर्नर्स पे, एंड पॉइंट्स पे। मान लो पहले वाले की वजह से जो भी ऑब्वियस ही बात है, कॉर्नर से लाइट आ रही है, तो इनसे जो भी विवर्तन का पैटर्न बन रहा है फर्स्ट वाले से, वो कुछ इस तरीके का बन रहा है ना। सेकेंड वाले से जो विवर्तन का पैटर्न बन रहा है बच्चों, वो कैसा बन रहा है ना। अब देखो, देखने वाला क्या देखेगा, फर्स्ट मुझे ब्राइट मिला, देखो ये एक ब्राइट है, नहीं ब्राइट है, फिर एक डार्क मिला, ये ब्राइट है, ये डार्क है, फिर एक ब्राइट मिला। क्योंकि हमें दो ब्राइट स्पॉट मिल रहे हैं, बीच में एक डार्क स्पॉट मिल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं मुझे दो वस्तुएं आराम से साफ साफ दिख रही हैं। अगर मैं दो वस्तु को देख रहा हूं, यार ये एक चमकीला पॉइंट है, ये एक चमकीला पॉइंट है, बीच में एक काला काला स्पॉट है, इसका मतलब दो वस्तुएं आराम से रिजॉल्व हो रही हैं, ठीक है। इसी को अपन बोलते हैं विभेदन सीमा। ये है इनकी विभेदन सीमा, ये जो मिल रही है ना, ये है इसकी विभेदन सीमा। इसी के बारे में अपन बात कर रहे हैं, विभेदन सीमा यही है, ठीक है ना। और इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो मान लो एक काम, दूसरा तरीका, एक और ये चीज भी हो सकती है कि भाई पहले वाले ने अपने पैटर्न बना दिए, है ना, अपन सिर्फ स्टार्टिंग वाले के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरे वाले ने जो अपना पैटर्न बनाया ना, उसके साथ क्लैश कर गया, इस तरीके से क्लैश कर गया। अभी हुआ क्या है, हुआ ये है कि यहां पे तो आपको कोई बहुत ब्राइट सा स्पॉट मिलेगा। ये जो बीच वाला पार्ट है ना, ये वाला, इसमें ब्राइटनेस जो है, जो हमारी तीव्रता जो है प्रकाश की, वो धीरे धीरे गिरती जाएगी। तीव्रता क्या होती जाएगी, घटती जाएगी, घटेगी फिर बढ़ेगी। क्योंकि देखो फर्स्ट वाले का मैक्सिमा गिर रहा है, सेकेंड वाले का भी मैक्सिमा गिर रहा है, तो मतलब सेकेंड वाले का मैक्सिमा धीरे धीरे बढ़ रहा है। फर्स्ट वाले का मैक्सिमा देखो गिर रहा है ऑरेंज वाले का, और सेकेंड जो हमारा ग्रीन कलर है उसका जो मैक्सिमा बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना, उच्चिष्ट बढ़ता जा रहा है। तो फिर यहां पे वापस एक ब्राइट मिल जाएगी, मतलब एक ब्राइट स्पॉट है, यहां पे भी एक ब्राइट स्पॉट है, बीच में लाइट तो है, लेकिन उस लाइट की इंटेंसिटी यानी तीव्रता इन दोनों के कंपैरिजन में कम है। यानी हम दो चीजों को देख तो पा रहे हैं कि हाँ भाई दो स्रोत है, भले मिल रहे हो, ऐसे बन रहे हो, ये पहला स्रोत है, दूसरा स्रोत है, लेकिन हमें इतना समझ आ रहा है कि हाँ भाई ये दो अलग अलग स्रोत हैं, जिसको अपन जस्ट रिजॉल्व का केस बोलते हैं, लगभग या पूर्णतः अपन विभेदन बोलते हैं, जो लास्ट क्लास में पढ़ा था अपन ने। तो ये जो हमारे पास बना ना बेटा, ये वाला, इसी को अपन क्या बोल रहे हैं, इसी को अपन बोल रहे हैं विभेदन सीमा, और उसी का अपन ने यहाँ पे ये फिगर बनाया है, ठीक है। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा कि मैं बोलने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा टॉपिक ऐसा है कि एकदम से डाइजेस्ट नहीं होता, मुझे भी पहली बार नहीं हुआ था, घबराओ मत, एक बार और देखना तो वीडियो आराम से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो विभेदन सीमा अपन ने निकाल दिए। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और चेंज करते हैं, क्योंकि d/f की हमारे पास वैल्यू है, और d/f हमारे पास आ भी रहा है, ये रहा। d/f का मान क्या निकाला अभी बच्चों पीछे अपन ने, 2 tan थीटा, tan बीटा बोला था उसको, तो 2 tan बीटा। देख लो ये रहा, d नीचे है, f ऊपर है, तो अब इसको ऐसे लिख दो 1.22 लैम्डा f/d। तो में मिला 1.22 लैम्डा 1/2 tan बीटा, ठीक है बच्चों, 2 tan बीटा हमारे पास आ गया है। और इसको हम लिख सकते हैं 1.22 लैम्डा बाय 2 tan बीटा। क्योंकि बच्चों थीटा बहुत छोटा है, एंगल बहुत छोटा है, क्योंकि वस्तुएं बहुत पास में रखी हुई है, तो इसको अपन लगभग 1.22 लैम्डा अपॉन 2 साइन बीटा भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, साइन बीटा भी बोल सकते हैं। अब ये हमारे पास आ गई विभेदन सीमा। अब हमें पता है कि जो विभेदन क्षमता होती है, विभेदन क्षमता जो होती है वो विभेदन सीमा का व्युत्क्रम के बराबर होती है। विभेदन सीमा की व्युत्क्रम के बराबर होती है, यानी हमारे पास आ गया 2 साइन
बीटा अपॉन 1.22 लैम्डा। यहां से हमें समझ आ रहा है विभेदन सीमा को बढ़ाने के, विभेदन क्षमता को बढ़ाने के लिए हमें लैम्डा की वैल्यू को कम करना पड़ेगा। अब लैम्डा की वैल्यू को कम करने के दो तरीके हैं। पहला, आप क्या करो, आप इसके चारों तरफ में स्टार्टिंग वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, कलर दूसरा ले लेते हैं ग्रीन, ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट में कोई एक लिक्विड भर दो। यहां पर क्या कर दो, कोई द्रव भर दो, एक यहां पर आप कोई एक द्रव भर दो, कोई तरल भर दो, और तरल का जो अपवर्तनांक है जिससे आपका लेंस बना है कांच से, कांच के आसपास होना चाहिए, मतलब उसकी वैल्यू के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होना चाहिए। तो अगर आप ऐसा करते हो, मतलब अगर आप इस सूक्ष्मदर्शी के अंदर एक तरल भर देते हो जिसका अपवर्तनांक जो है आपका इस ग्लास के आसपास है, तो उस केस में आप सबको पता है लैम्डा की वैल्यू चेंज हो जाती है लैम्डा बाय एन से, जहां पे एन क्या है, अपवर्तनांक। तो यदि सूक्ष्मदर्शी में तरल भर दे, में एन अपवर्तनांक का तरल भर दे, तरल भर दे, याद करो यार, अपवर्तनांक मैंने पढ़ाया था आपको, लैम्डा जो होता है वो एन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। रेड के लिए लैम्डा ज्यादा था, एन की वैल्यू कम हो गई थी, वही वाला कॉन्सेप्ट। तो यहां पे हमारे पास विभेदन क्षमता जो है उसका फॉर्मूला आ जाएगा, विभेदन क्षमता का हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा, लैम्डा की जगह कितना आ जाता है बच्चों, लैम्डा बाय एन। तो फॉर्मूला बन गया 2n साइन बीटा अपॉन 1.22 लैम्डा। ठीक है, ये हमारे एक सूक्ष्मदर्शी के लिए विभेदन क्षमता का फॉर्मूला। लेकिन ये तभी लगेगा एन तब हमने कोई तरल भर रखा है। अब जैसा मैंने आपको बोला, लैम्डा को कम करने के लिए आप एक कम ज्यादा तरंग दैर्ध्य के प्रकाश का यूज करोगे। लैम्डा की वैल्यू को अगर मैं बढ़ा दूंगा तो विभेदन क्षमता कम हो जाएगी, बीच वाला पार्ट कट कर देना। तो विभेदन क्षमता को बढ़ाने के लिए आपकी लैम्डा की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। यानी आप एक कम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश यूज करोगे। इसमें जो अपन तरंग यूज करते हैं वो होती है एक्सरे। एक्सरे का जो माइक्रोस्कोप होता है वो काफी पावरफुल होता है एज कंपेयर टू ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, मतलब जिसमें अपन कलर्स का यूज करते हैं। तो एक्सरे वाला जो सूक्ष्मदर्शी होता है वो काफी ज्यादा चीजों को, और मतलब जो दो पास पास चीजें उसको भी अलग करके बता सकता है। ठीक है, तो बच्चों ये हमारी विभेदन क्षमता आ गई। इसमें लैम्डा की वैल्यू को कम करना पड़ेगा, एन की वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि साइन थीटा का अधिकतम मान तो एक ही हो सकता है। तो यानी साइन थीटा का तो तुम ज्यादा बढ़ा ही नहीं सकते हो, ज्यादा से ज्यादा एक कर सकते हो, इससे ज्यादा थोड़ा ना कर लोगे। तो आप किसको बढ़ाओगे, एन को। एन के लिए आप एक ज्यादा तरंग, ज्यादा अपवर्तनांक का उसके अंदर द्रव भर दोगे या तरल भर दोगे। ठीक है, तो आपको एन को बढ़ाना पड़ेगा, लैम्डा को कम करना पड़ेगा। आई होप बच्चों ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। ये हमने सरल या कोई भी सूक्ष्मदर्शी हो उसके लिए अपन ने जो है विभेदन सीमा निकाल दी है। ठीक है बच्चों, तो आई होप इतनी बात सबको क्लियर है। अब बच्चों थोड़ा सा अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा किरण प्रकाशिकी की वैधता। अब इसका मतलब क्या है समझते हैं। देखो हमारे पास एक स्लिट है, ठीक है ना, इस स्लिट से प्रकाश निकल रहा, आप सब जानते ही हो। दो केसेस हो सकते हैं। पहली बात तो अगर ये किरण प्रकाशिकी को यानी रे ऑप्टिक्स को फॉलो कर रहा है जो न्यूटन ने दिया था, तो इसका इतना ही पार्ट इल्यूमिनेट होगा, मतलब इतना ही पार्ट जगमगाएगा। लेकिन किंतु परंतु अगर ये हमारे तरंग प्रकाशिकी को फॉलो कर रहा है तो इससे प्रकाश कुछ इस तरीके से फैलेगा, कुछ थीटा कोण बना करके इस तरीके से फैल जाएगा प्रकाश। मतलब इतने पार्ट में जो हमारा प्रकाश फैल जाएगा, इतना पार्ट इल्यूमिनेट हो जाएगा। कब का केस है, जब ये किसको फॉलो कर रहा हो, तरंग को, प्रकाश की तरंग को, प्रकृति को। और ये कब, जब वो प्रकाश की किरण प्रकृति को फॉलो कर रहा है। अगर हमने स्क्रीन यहां पे रख रखी है तो हमें देखो, हमें एक्चुअली जब अपन एक्सपेरिमेंट करा ना तो इतना पार्ट इल्यूमिनेटेड नहीं मिला, इतना पार्ट चमकीला नहीं मिला, मुझे इतना बड़ा पार्ट चमकीला मिला। इसका मतलब अगर आपकी स्क्रीन यहां पर रखी हुई है, दूर रखी हुई है स्लिट से काफी, तो उस केस में प्रकाश की तरंग प्रकृति ज्यादा पावरफुल है। तरंग प्रकृति का अपन यूज करेंगे, तरंग नेचर को अपन फॉलो करेंगे, जैसा अपन ने
अभी किया जब मैंने विवर्तन के बारे में बात करी, क्योंकि स्लिट और स्क्रीन बहुत दूर होती है, फ्रेस्नेल में ये तो पढ़ा था। लेकिन जैसे जैसे मैं स्क्रीन को पास लाना स्टार्ट करता हूं, मान लो मैंने स्क्रीन को यहां ले आया, मैं समझना, स्क्रीन को मैंने यहां पे ले आया इस वाले पार्ट पे। अब अगर मैं स्क्रीन को इस वाले पार्ट पे लेकर आया तो किरण प्रकाश की जो बोलती है वो तो इतना पार्ट इल्यूमिनेट होगा, जो ये जो आपको दिख रहा है ना ये ऑरेंज कलर का, तो किरण प्रकाश की बोलती है इतना पार्ट इल्यूमिनेट होगा, चमकीला हो जाएगा, जबकि तरंग प्रकाश की बोलती है कि इतना पार्ट इल्यूमिनेट हो जाएगा। लेकिन रियलिटी में देखा तो इतना पार्ट इल्यूमिनेटेड हुआ। मतलब यहां पर इस स्क्रीन के लिए आपका किरण प्रकाशिकी वाला कॉन्सेप्ट सही है, मतलब का रे नेचर जो है हमारे पास, किरण प्रकृति जो है वो काम कर रही है यहां पे। फिर मैंने स्क्रीन को और आगे करा, बस आप इससे को देखो, येलो वाला पार्ट जो है वो तरंग के लिए हमारा, और जो ऑरेंज कलर वाला पार्ट है वो किरण के लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ऐसा हो गया। मैं थोड़ा इसको सही बनाता हूँ, ये थोड़ा क्लैश कम हो रहे हैं प्रॉपर तरीके से, तो मैं इसको एक बार रब करता हूँ, वापस ड्रॉ करते हैं इसको। अब ठीक है, अब ठीक है, ठीक है। तो देखो वापस जो तरंग प्रकाशिकी वाला पार्ट है वो छोटा है येलो कलर वाला, और ये वाला पार्ट बड़ा है, मतलब यहां पर वापस किरण प्रकाशिकी को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जैसे 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 मैं स्क्रीन को आगे बढ़ाना स्टार्ट करता हूं, एक टाइम ऐसा आएगा बच्चों जब वो जहां पर किरण प्रकाशिकी सीमा खत्म हो जाएगी, यानी इस पॉइंट पर दोनों से उत्पन्न होने वाला जो भी इन लोगों ने प्रतिबिंब बनाया है उन दोनों की तीव्रता समान हो जाएगी। यानी इस रेंज तक, इस डिस्टेंस तक, इस पर्टिकुलर डिस्टेंस तक हमारा किरण प्रकाशिकी का कॉन्सेप्ट वैलिड है। हम यही पढ़ रहे हैं कि किरण प्रकाशिकी कहां तक वैलिड है, कहां तक हम प्रकाश के किरण नेचर को या उसके रे नेचर को फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद जैसे इस दूरी को एक क्रॉस कर लेता है, वैसे यहां पे किरण प्रकाशिकी वाला कॉन्सेप्ट वैध नहीं रहता। ठीक है, और वहां पर फिर कौन सा हुआ जाता है, हमारा कॉन्सेप्ट कौन सा आ जाता है, उसका तरंग नेचर का। तो ये जो डिस्टेंस है बच्चों, इसको अपन बोलते हैं ZF, इसको अपन बोलते हैं, बच्चों Z ही लिखा मैंने, घबराओ मत, मेरे Z लिखने का तरीका यही है, तो मैं Z ही लिख देता हूं, तुम घबरा जाओगे। ZF इसको अपन बोलते हैं फ्रेस्नेल की दूरी, या फ्रेनल दूरी, फ्रेनल दूरी, ठीक है ना, फ्रेस्नेल नहीं है, फ्रेनल है। ठीक है, तो फ्रेनल दूरी जो हमारे पास आ रही है, ये वो दूरी है स्लिट से जहां तक हमारा किरण प्रकाशिकी वैध होता है। ठीक है, तो ZF क्या है, न्यूनतम दूरी जहां तक, किसे स्लिट से है ना, स्रोत से, जहां तक प्रकाश की किरण प्रकृति वैध हो, किरण प्रकृति वैध हो। इसके बाद किरण प्रकृति वैध नहीं रहती, इसके बाद हमारी जो तरंग प्रकृति वो फिर बीच में घुसना स्टार्ट कर देती है। तरंग प्रकृति तभी वैलिड होती है जब हम बहुत दूर होते हैं हमारे स्रोत से। ठीक है, जैसे अपन टेलीस्कोप में देख रहे हैं तो वहां पर ऑब्वियसली विवर्तन तो होना ही होना है, क्योंकि हम बहुत ही ज्यादा दूर हैं। जब बहुत दूर की चीजों को देखते हैं तब ऐसा होता है। ये हमारा स्लिट का जो लेंथ, जो भी साइज है, वो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के आसपास है, मतलब बहुत छोटी स्लिट है, तब ऐसा होता है। ठीक है, तो बच्चों जो ZF है अपने को निकालना है, दो तरीके में आपको बता देता हूं। अपन जानते हैं, अगर मैं बात करता हूं आपके विवर्तन से, तो विवर्तन से सब जानते हो थीटा किसके इक्वल होता है, लैम्डा बाय डी के इक्वल होता है। ठीक है ना, हमने इसको यहाँ पे कैपिटल D बोल दिया, आप स्मॉल d बोल दो, या चलो A बोल दो। A क्या हमारे पास यहाँ पे, इस स्लिट की विड्थ यानी स्लिट की चौड़ाई, A लिखा था अपन, इसको A लिख देते हैं, छोड़ो, लैम्डा बाय A। ठीक है बच्चों, एक अपन यहां से ये वाले फॉर्मूला लगाएंगे इस वाले के अंदर, इस वाले ट्राइंगल के अंदर, दिख रहा होगा आपको। ठीक है ना, थोड़ा इसको हाईलाइट कर देता हूं मैं, ब्लू कलर से कर देता हूं ये वाला। ठीक है ना, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या वाला लगा देता हूं इसमें। थीटा बराबर कितना हो गया, चाप, चाप इसका मान और इसका मान तो सेम ही है, तो ये हो गया A। और बच्चों इस दूरी को अपन ने बोल दिया ZF। ठीक है, अरे बच्चों मेरा ये Z लिखने का तरीका बस, बाकी घबराना मत, ये Z ही लिखा हुआ है, तो ये अलग सिंबल नहीं बना दिया। तो थीटा का मान यहां से हमारे पास ये आ गया, और हमारे विवर्तन से वो आ गया। ठीक है, तो वाला हमारे पास फॉर्मूला आया थीटा बराबर A बटा ZF। तो दोनों बराबर होने चाहिए, समीकरण नंबर 1 और 2 बराबर होने चाहिए।
तो लेमडा अपॉन ए बच्चों किसके बराबर हो गया, ए बाय जेड एफ। तो जेड एफ देखो किसके बराबर हो गया, उसको यहाँ पे ले जाओ, जेड एफ इंटू लेमडा इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो जेड एफ बच्चों बराबर हो गया ए स्क्वायर बाय लेमडा, यानी इतनी दूरी तक हमारा किरण प्रकाशिकी का कॉन्सेप्ट चलेगा, किरण प्रकाशिकी वैलिड रहेगा, और उसके बाद जो है किरण प्रकाशिकी इनवैलिड हो जाता है। उसके बाद कौन चलता है, हमारा तरंग प्रकृति। जैसे हमारी आई बॉल के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो जो तरंग हम देखते हैं, मतलब जो भी प्रकाश हम अपने आसपास देखते हैं, उसकी तरंग दैर्ध्य अगर 6000 एंगस्ट्रॉम आप मान के चलो, तो जब अपन जेड एफ की वैल्यू को निकाल के चलते हैं, तो उसकी वैल्यू हमारे पास आती है, जहां तक मुझे याद है 1.3 मिलीमीटर के आसपास आती है। ठीक है ना, मतलब अगर स्लिट की विड्थ 1.3 मिलीमीटर है, तो उस केस में हम जो है प्रकाश का जो है किरण नेचर फॉलो करेंगे। ठीक है, और हमारी आई बॉल जो है, क्योंकि हमारी आई बॉल में तो जानी है लाइट, तो हमारी जो आई बॉल है, ठीक है ना, उसका जो व्यास होता है वो होता है 2.5 मिलीमीटर, क्योंकि हमारे आंख का जो व्यास है वो इस जो भी प्रकाश हम देख रहे हैं, जो भी सात रंग हम देख रहे हैं, दृश्य प्रकाश जो हम देख रहे हैं, उससे क्या है, ज्यादा है। इसलिए अपने आसपास जितने भी फिनोमेना अपन ऑब्जर्व करते हैं, चाहे अपन ने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा है, अपवर्तन पढ़ा है, वो सब के सब हम आराम से इसलिए देख पाते हैं क्योंकि हम ZF से कम रेंज में, मतलब ZF कितना है तुम्हारा, ZF है तुम्हारा 1.3 मिलीमीटर, लेकिन तुम तो कह रहा हूं मैं 2.5 मिलीमीटर भी होता तो भी मैं आराम से प्रकाश का किरण नेचर ही फॉलो करता। इसलिए उस टाइम तक न्यूटन की बात बिल्कुल करेक्ट थी, उसकी बात का किसी ने विरोध नहीं किया, क्योंकि हमारी आंखें जितने भी प्रकाश को देखती हैं या जो भी ऑब्जर्व हम चीजें करते हैं वो सब किरण प्रकाशिकी की वजह से हो पाता है। लेकिन जब हमने बहुत छोटे लेवल पे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवाना स्टार्ट करा, जब हमने स्लिट की वृत्त को प्रकाश की तरंगदैर्ध्य के आसपास कर दिया, फिर प्रकाश फैलना स्टार्ट हो गया, फिर गड़बड़ हो गई। फिर वहां पे हमारा जो न्यूटन है उसके लॉस फेल हो गए, फिर आपको पता हाइगन्स की थ्योरी आई गई थी। ठीक है, तो ZF आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, वो दूरी जहां तक प्रकाश की किरण प्रकृति जो वैलिड है, और उसके बाद प्रकाश की तरंग जो नेचर है वैलिड हो जाती, क्योंकि यहाँ पे देखो रेड का ये जो येलो कलर वाला पार्ट है वो ऑरेंज से बढ़ जाता है। ठीक है, होप सबको ये बात क्लियर हो गई होगी। चलिए, तो बच्चों इसके ऊपर एक बहुत प्यारा सा छोटा सा प्रश्न है, देख लेते हैं फटाफट से। ये मैं थोड़ा करेक्ट कर देता हूं, ये नैनोमीटर है, ये नैनोमीटर है, मिलीमीटर नहीं है। ओके, चलिए प्रश्न क्या है, उदाहरण संख्या 10.7 आप लोग खुद आराम से एक बार रीड करो, फिर ट्राई करना, सॉल्यूशन देखना, चीटिंग बहुत करते हो। चलो, किस दूरी के लिए किरण प्रकाशिकी एक अच्छा सन्निकट है, मतलब किस वैल्यू तक किरण प्रकाशिकी वैलिड है, मतलब आपसे पूछ रहा है ZF की वैल्यू, फ्रेनेल दूरी की वैल्यू, और बोल रहा है जब द्वारक यानी स्लिट की वृत्त कितनी है, 3 मिलीमीटर। 3 मिलीमीटर का मतलब हो गया 3 गुणा 10⁻³ मीटर, और तरंग दैर्ध्य जो है लैम्डा जो हमें दे रखा है वो दे रखा है 500 नैनोमीटर। बच्चों नैनो होता है 500, कर देता हूं मैं इसको करेक्ट, 500 गुणा 10⁻⁹ मीटर। सॉल्व करो, 5 गुणा 10⁻⁷ मीटर। ठीक है ना, तो हमें ZF पूछा है, अभी ZF पीछे पढ़कर आए हैं अपन, किसके बराबर होता है, a स्क्वायर अपॉन लैम्डा, a का मान है 3 गुणा 10⁻⁻³ इसका वर्ग, और नीचे आ जाएगा हमारे पास 5 गुणा 10⁻⁷, तो हो गया 3 3 9 गुणा 10⁻⁶ अपॉन 5 गुणा 10⁻⁷। ठीक है, इसको ऊपर लेके जाओ तो हमारे पास आ गया, अच्छा वैल्यू किसमें आएगी, मीटर में, तो हो गया 9 गुणा 10⁻⁶ प्लस का 7 अपॉन 5, ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 5, 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40, यानी 18 मीटर तक किरण प्रकाश की वैलिड है। अगर आपने स्लिट से 18 मीटर ज्यादा दूर जाके देख लिया तो आपको फिर प्रकाश सब फैलता हुआ ही दिखेगा, यानी वहां पे किरण प्रकाश की वैलिड नहीं रहेगी, तरंग प्रकाश की वैलिड हो जाएगी। ऑल्दो ये रीजन अपने आप में बहुत बड़ा, 18 मीटर तो बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई होगी कि हम बोलना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसके साथ ही हमने जितने भी मेजर टॉपिक थे वो सारे खत्म कर लिए हैं।
तो नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे ध्रुवण के बारे में, मतलब पोलराइजेशन ऑफ लाइट, और वो इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा। ठीक है बच्चों, पार्ट लास्ट नहीं होगा, टॉपिक लास्ट है, तो उसके भी 2-3 वीडियो आप लोगों के और बनेंगे। बैक के न्यूमेरिकल के लिए कोशिश करूंगा एक वीडियो और बना सकूं, तो कोशिश करने का मेरा पूरा यही है कि भाई हम आपको 2-3 वीडियो के अंदर चैप्टर जो है वो खत्म करा दें। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और क्लास 12 का पेड बैच हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जो बच्चे चाहते हैं कि उनको बोर्ड के नोट्स मिले, हैंड रिटन नोट्स मिले, डाउट क्लास के अंदर उनके डाउट सॉल्व किए जाए, वो सब नीचे जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास के लिए थैंक यू, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।